गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने क्वेश्चन दिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल वाला, मैं समझता हूँ कर लिया होगा आपने। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, जनरल पॉइंट की हम बात करें। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इसकी हम बात कर रहे हैं। कल मैं छोड़ दिया था बीच में इसलिए कि आप ट्राई करें। अब पता नहीं कुछ बच्चों ने किया कि नहीं किया। डाइपोल चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, लेंथ टू ए, सेंटर ओ, ये पॉइंट ए बी और से दिस पॉइंट इज पी। ये पॉइंट पी, ये इसका पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है। ये है आर, से दिस डिस्टेंस इज R1 एंड दिस डिस्टेंस इज R2। तो कंसीडर अ डाइपोल ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू, लेंथ 2a and dipole moment P। तो P is a point at a distance r from center of dipole, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट है P, एज शोन इन फिगर। कल हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम लिखें तो V1 इक्वल टू के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से लिखेंगे तो V2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर। पहले क्यू चार्ज की वजह से, फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से। और टोटल पोटेंशियल जब हम लिखेंगे तो टोटल पोटेंशियल एट P V इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई R1 माइनस के क्यू बाई R2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप चाहें तो V इक्वल टू के क्यू कॉमन ले लें हम, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद हमें ये से दिस इक्वेशन नंबर 1। In this equation you have to substitute the value of R1 and R2 in terms of R and theta। R और थीटा की टर्म में R1 R2 की वैल्यू को हमें लिखना है। तो जैसे जो रिजल्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी को लेकर चले। तो R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। आप सोच रहे होंगे कि ये रिजल्ट हमने कहाँ से लिखा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये वेक्टर AO, ये वेक्टर OP, तो इनका रिजल्टेंट हो गया AP। तो पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो ये हमारा सीधे आ जाएगा। अच्छा, रिजल्टेंट R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा उस टाइम से। अच्छा, और R2 के लिए एंगल कितना बन रहा है, ये
180 माइनस थीटा तो ये माइनस में हो जाएगा। R2 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। एक तो ये चीज ध्यान रखना है। अब R1 स्क्वायर पहले मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको। जो हमारा R1 स्क्वायर है, R1 स्क्वायर इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को देखें, यहाँ से आर स्क्वायर यदि हम कॉमन लें तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस और 2A बाई आर कॉस थीटा ये आएगा। ठीक, और यदि आप लिखते हैं R1, तो R1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2A बाई आर कॉस थीटा की पावर 1/2। मैं समझता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/, अब इसमें एक अप्रोक्सीमेशन लिखें। सिंस डाइपोल is short, that is A is very much less than R, तो you may neglect this term A square by R square। तो R1 equal to R1 plus 2A by R cos थीटा की पावर 1/2। अब हमें वैल्यू लिखना है 1/R1 का, तो 1/R1 हम लिखते हैं 1/R1 इक्वल टू रेसिप्रोकल 1/R1 प्लस 2A बाई आर कॉस थीटा की पावर 1/2 मीन्स 1/R1 प्लस कॉस 2A बाई आर cos थीटा की पावर -1/2। अब एट इन दिस ब्रैकेट दिस टर्म इज लेस देन 1, तो यू मे अप्लाई बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, 1/R1 इक्वल टू 1/R, और ये हो जाएगा 1 माइनस A बाई आर कॉस थीटा। 1/R1 का वैल्यू आ गया। इसी टाइप से आपको R2 के लिए करना है। सिमिलरली जब आप R2 के लिए करेंगे, मैं एक बार बता देता हूँ। R2 इक्वल टू R2R स्क्वायर कॉमन ले लें यहाँ से, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2A बाई आर कॉस थीटा ये हो जाएगा। और R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस 2A बाई आर कॉस थीटा। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इसका आर स्क्वायर इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि इसकी पावर हो जाएगी 1/2। इसका रूप लगाया हमने। तो 1/, जब R2 आप लिखेंगे 1/R2 विल बी इक्वल टू 1/R और 1 माइनस 2A बाई आर कॉस थीटा की पावर -1/2। रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी। और फिर बायनोमियल थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे इट विल बी 1 माइनस 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2A बाई, और सॉरी A 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A बाई आर कॉस थीटा 1/R2। अब 1/R1 का वैल्यू हमें मिल गया, 1/R2 का वैल्यू हमें मिल गया। अब हमको वैल्यू फाइंड करना था 1/R1 माइनस 1/R2। आप चाहें तो ये डायरेक्टली देख सकते हैं। 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल टू, अब यहाँ लिखे 1/R1 माइनस A कॉस थीटा बाई आर
-1/r 1 + a/r cos थीटा। ठीक है, 1/r1 - 1/r2। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/r वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग -2a cos थीटा बाई r। ठीक है, तो v = आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से जब आप लिखेंगे v = हमारा क्या था, k क्यूब × 2a cos थीटा बाई r। q × 2a हमारा हो जाएगा p, तो k p cos थीटा बाई r। माइनस साइन लगा रहे हैं, कोई कर नहीं। अब p cos थीटा, और जो डायग्राम हमारा था एक बार देख लें, ये प्लस क्यू माइनस क्यू थीटा। डायपोल मोमेंट हमारा है इस डायरेक्शन में p, तो p cos थीटा आएगा इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी है, वेक्टर r की डायरेक्शन है, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, के p cos थीटा की जगह लिख सकते हैं वेक्टर p डॉट r कैप बाई इस टाइप से। और अब आप इसमें वो देखें, जैसे स्पेशल केस था, स्पेशल केस में स्पेशल केस एक्सियल पॉइंट के लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा = क्या है, 0। अब थीटा 0 रहेगा तो cos 0 का हो जाएगा 1, v = k/r। ठीक है, k/r हो जाएगा। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 वैल्यू हो जाएगी 0, v = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला भी हम डायरेक्टली इससे कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट वाला डेरिवेशन किया था। हाँ, मैं एक बात बता दूँ, उसमें जो एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट वाला सेपरेटली हमने डेरिवेशन किया था, उसमें यदि डायपोल का ओरिएंटेशन आप चेंज करेंगे, जैसे मैंने लिया था ये वहाँ -q, ये +q और ये पॉइंट p, सेंटर से इसका डिस्टेंस था r, तो रिजल्ट v जो आएगा, v आएगा पॉजिटिव। और यदि आप डायपोल ऐसे बनाएंगे तो v आएगा हमारा नेगेटिव। तो इसलिए डेरिवेशन करते टाइम साइन प्लस i माइनस i, तो उसके लिए बॉदर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन प्लस है माइनस है, इट विल डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल। डायपोल को हमने कैसे रखा है इस बात पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, अब एक इसमें टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल ऐसी सरफेस है जिसकी हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उसको हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल at each and every point, हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल हो, ऐसी सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। या दूसरे ढंग से हम इसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो ऐसी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कहेंगे।
अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको ध्यान देंगे। तो प्रॉपर्टीज की हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज, पहली बात, फर्स्ट बात, नो वर्क is done in moving a charge along the surface। यदि हम सरफेस के अलाउंग कोई चार्ज को मूव करते हैं तो वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब ऐसा क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है? हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए इक्वल टू वी बी, तो ये टर्म क्या हो गया? जीरो। देयरफॉर डब्ल्यू ए बी इक्वल टू जीरो। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज along the surface। Why it is so? Because at each and every point electric potential is same over the surface, therefore VB minus VA will be equal to 0, means work done it will be 0। Second point, सेकेंड हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक field is perpendicular to equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? अभी हमने इससे पहले बात की कि एट इक्विपोटेंशियल सरफेस डब्ल्यू ए बी इक्वल टू 0। अब वर्क डन इक्वल टू 0। वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी इक्वल टू 0। एफ इक्वल टू क्या है? क्यू ई डॉट डी इक्वल टू 0। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर परपेंडिकुलर। या सिंपली आप कर सकते हैं क्यू ई डी कॉस थीटा इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। Means vector E is perpendicular to vector D। Electric field is perpendicular to displacement and displacement is along the equipotential surface। तो equipotential surface के perpendicular हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज हम ध्यान रखें, तीसरी बात, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी?
if they do so, यदि वो ऐसा करती हैं, then at the point of intersection, there will be two perpendiculars representing two directions of electric field. At a point. एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगी। आप जैसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है, दूसरा ऐसे है, तो इस वाली सरफेस पर परपेंडिकुलर बनाओगे इस पॉइंट पर ऐसे बनेगा, इस वाली सरफेस पर परपेंडिकुलर बनाओगे तो ऐसे बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दो डायरेक्शन हो जाएगी, जबकि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब एक फोर्थ पॉइंट, है द रिलेटिव सेपरेशन between equipotential surfaces gives the idea about the strength of electric field। मतलब क्या है कि जहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होंगी उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ दूर दूर होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। अब जैसे मैंने मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाई इस टाइप से, तो यहाँ पर इस रीजन में पास पास में है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अच्छा, ठीक इसी टाइप से आप बात कर सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए, 2 या 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल surfaces will be parallel and equispaced। तो फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पैरेलल और इक्विस्पेस लाइन से। दिस इज यूनिफॉर्म फील्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी? वो इस टाइप से आप बना सकते हैं, चाहे तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप चाहे तो प्लेन बना सकते हैं, प्लेन सरफेस। ठीक, अच्छा। अब यदि फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म, अब जैसे वो कह दें कि भाई सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी है और एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता जाएगा तो फिर गैप कम करते चले जाएंगे, इस टाइप से करेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ता जा रहा है।
यदि वो कहें कि भाई फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो इधर गैप ज़्यादा होगा, इधर गैप कम होगा। इस टाइप से इक्विपोटेंशियल सरफेस डाइपोल के लिए सिंगल। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बात करना है सिंगल चार्ज से। सिंगल चार्ज से आप जैसे ये चार्ज है प्लस क्यू, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए तो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा कि क्यू बाई आर। यदि हम इसको सेंटर एज्यूम करके आर रेडियस का स्फीयर बनाएं तो जो स्फेरिकल सरफेस होगी, अब इस पर जितने भी पॉइंट होंगे सब का डिस्टेंस क्या होगा, आर। इसका मतलब इस सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, किसी भी टाइप से। तो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस ये हमारी हो जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस सिंगल चार्ज से। चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, तो उस टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है तो उसको डायग्राम दिए उनको देख लेंगे। अच्छा, अब एक टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्ज। अब दो पॉइंट चार्ज हैं, उनका सिस्टम हमने बनाया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इस चीज़ को हम कैसे करना है पहले उसको समझ लें कि जैसे इन्फिनिटी से हम किसी भी चार्ज को लाके, चार्ज Q1 को लाके पॉइंट ए पर हमने रखा, तो हम कहाँ से लेके आए, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहाँ लाने में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इन दिस रीजन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। जब फील्ड नहीं है, ई नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी जीरो है। जब फोर्स जीरो है तो वर्क डन भी जीरो होगा। अब मान लीजिए दूसरे चार्ज Q2 को हम इन्फिनिटी से लेके आए और इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट B पर हम रख। अब जब हम Q2 को इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो ये चार्ज का अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी, वर्क डन होगा। अब वो वर्क डन, अब इसको Q2 को हमने ला के रखा यहाँ, तो वो जो वर्क डन होगा वही वर्क डन इस सिस्टम की क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल वर्क डन हमारा इसमें तो जीरो हुआ, दूसरे को लाने में जो भी वर्क हुआ वो हमारा सिस्टम की क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वर्क डन हम सिंपली कर सकते हैं। अब इसको एक बार लिख लें, तो पोटेंशियल एनर्जी और सिस्टम ऑफ टू चार्जेस ऐसे ही करना। अब मैं इसको एक बार बता देता हूँ कि पोटेंशियल इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing or in assembling a system of two charges, in assembling a system of two charges by bringing them from infinity to finite separation, infinity से finite separation तक ला के एक सिस्टम बनाया हमने। तो चार्जिंग को कहाँ से इन्फिनिटी से लेके आए, पास रखा, एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम की जो वर्क डन हुई वही वर्क डन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की।
ठीक है, तो अब देखिए, तो लेट a charge q1 be placed at point A. So work done in bringing this charge from infinity to A, infinity to point A, will be 0, as there is no field, कोई फील्ड नहीं है, इसलिए वर्क 0 होगा। अब ये हमारा पॉइंट ए, चार्ज Q1 और B, P इज अ पॉइंट, या B है, B इज अ पॉइंट at a distance r from A. अब इस B पॉइंट पर दूसरे चार्ज को लाके रखता है, तो वर्क डन in bringing Q2 from infinity to B, W equal to VQ2, where V is electric potential at B due to Q1 चार्ज की वजह से B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो हमारा है V, और W इक्वल टू VQ से बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो W इक्वल, अब V की वैल्यू कितनी होगी, V इज द पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, V इक्वल टू क्या हो गया हमारा KQ1/R। Therefore, W equal to KQ1/R, Q2 KQ1 Q2/R. This work is the electrostatic potential energy, electrostatic potential energy ऑफ द सिस्टम। ये हमारा सिस्टम का therefore U इक्वल टू KQ1 Q2/R। अब इसमें भी ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, चार्जेज हैं वो भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम Q1 और Q2 इनकी वैल्यूज जो है विद साइन ही हमें रखनी है, ठीक है, इस बात पर ध्यान रखिए। तो अब इसमें एक छोटी सी बात और करें, अब यदि हम इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करें कि मीन्स अभी तो जैसे हम पहले चार्ज को लेकर आए इन्फिनिटी से, तो वर्क डन नहीं हुआ क्योंकि कोई फील्ड नहीं था। अब यदि फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है और उसमें चार्जेस को लेके आएंगे, तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो अब उसको एक बार समझ लेंगे, फिर कोई मुश्किल नहीं है। आप ऐसे समझें कि अब मेरा जो टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी
of system of two charges in external field. एक्सटर्नल फील्ड में अब हम चार्जिंग को लेके आए। अब जैसे आप ऐसे समझे, सिंपल है, ये पॉइंट ए, इसका पोजीशन वेक्टर है r1, ये पॉइंट बी, इसका पोजीशन वेक्टर है मान लीजिए r2। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट किसी एक्सटर्नल फील्ड में हैं, तो एक्सटर्नल फील्ड में है, इस पॉइंट पर कोई अपना इसका पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पर एक्सटर्नल फील्ड में इसका अपना पोटेंशियल होगा। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं लिख देता हूँ इस टाइप से VR1 करके, इसका पोटेंशियल मैं लिख देता हूँ VR2 करके। ठीक, अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लाके हमने रख दिया पॉइंट ए पर, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 from infinity to A, W1 equal to Q1 VR1, क्योंकि ये पॉइंट अब जो Q1 को ला रहे हैं हम एक्सटर्नल फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो उसमें वर्क डन जीरो नहीं होगा, जबकि पहले केस में ये क्या था, पहले जब फील्ड नहीं था तो इसमें वर्क डन जीरो था। अब ठीक उसी तरह से वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 from infinity to point B। अब Q2 को जब हम लेके आ रहे हैं, तो अब देखिए दो सिचुएशन है। ये डिस्टेंस मान लीजिए है R। अब जब Q2 को लेके आएंगे, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोटेंशियल है VR2, लेकिन ये चार्ज भी तो ला के रख दिए हम यहाँ, तो इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल होगा। अब वो मान लीजिए पोटेंशियल कितना हुआ, KQ1/R, तो वो वर्क डन हमारा W2 जो हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड QVR2 प्लस वर्क डन ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ दिस, तो KQ1/R इंटू Q2, और टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क डन W इक्वल टू Q1VR1 प्लस Q2VR2 प्लस KQ1Q2/R, and this total work done will be the potential energy of the system। तो यही वर्क डन हमारा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। यहाँ पर भी दो चार्जेस को लेके बना हमने सिस्टम एक बनाया है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई है वो चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो Q1VR1 प्लस Q2VR2 प्लस KQ1Q2/R, ये चीज है, ठीक है। इसी टाइप से अब एक छोटा सा टॉपिक बस, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole in uniform field or electrostatic
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अब क्या है कि इसमें ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉर्क वाला डेरिवेशन किए थे हम कल, आप समझे। ये डाइपोल, ये प्लस क्यू, इस पर फोर्स लगेगी इधर क्यू ई, इस पर फोर्स लगेगी इधर क्यू ई, ये माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज पर। ये टॉर्क वाले डेरिवेशन में हमने किया भी था। टॉर्क जो इस पर लगता है, टॉर्क वो डेरिवेशन हम दोबारा नहीं करेंगे। पी ई साइन थीटा। तो इन यूनिफॉर्म electric field, if dipole is placed at an angle theta with the field, then it will experience a torque given by the formula PE sin theta. तो torque जो लगा इस पर थीटा PE sin theta। तो work done for small angular displacement d theta। तो W वर्क डन अब हम लिखें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, वर्क डन लिखें तो dW इक्वल टू टॉ d थीटा, और टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन, टॉ का वैल्यू डाल दें। टॉ का वैल्यू क्या है, PE साइन थीटा d थीटा। अब इसको रोटेट कर रहे हैं, इनिशियली मान लीजिए थीटा 1 एंगल पर है, फाइनली इसको हमने घुमा दिया थीटा 2 तक। तो इसको लिमिट लगा दिया हमने थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 इनिशियल ओरिएंटेशन, थीटा 2 फाइनल ओरिएंटेशन, PE। और इसका साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। लिमिट क्या होगा इसकी, थीटा 1 टू थीटा 2। और ये वर्क डन हमारा हो जाएगा W इक्वल टू PE। जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा 2, और ये अब ये रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये वर्क आ जाएगा। PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इसमें स्पेशल केस हम देखें कि इफ इनिशियली डाइपोल is placed perpendicular to field। यदि डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर है, दैट इज थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री इनिशियली, एंड देन रोटेटेड बाई थीटा। तो थीटा 2 इक्वल टू कितना हो गया हमारा, थीटा, इसमें रखिए आप। तो W इक्वल टू हमारा कितना हो गया, PE cos 90 माइनस कॉस थीटा। cos 90 का वैल्यू 0, तो W इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। P वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, cos, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसा है, डॉट प्रोडक्ट। तो W इक्वल टू माइनस P डॉट E, और इसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस फॉर्म में भी यहाँ तक ये डेरिवेशन आपसे पूछ लिया जाएगा, माइनस P डॉट E। तो माइनस P डॉट E एक्चुअली कब आया, ये जब इनिशियली डाइपोल फील्ड के परपेंडिकुलर था, तो तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी डाइपोल की, माइनस P डॉट E से हम देंगे। ठीक है, इस सेशन में अभी इतना ही, बस अब इसमें इसके बाद कैपेसिटर की बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक आप पढ़ लीजिएगा, और जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको कलेक्ट कर लीजिएगा। उसके लिए देखेंगे, यदि ऑनलाइन कुछ मैंने हो पाएगा तो मैं डायरेक्ट ऑनलाइन लूँगा। ठीक है, थैंक यू।